क्लास 12th लास्ट जो लेक्चर था हमारा दैट वाज ऑन पेसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी। आज हम लोग वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो अब अगला टॉपिक है दैट इज ऑन वैक्सीनेशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो नोट्स आपको अवेलेबल हैं उन्हें पढ़ रहे होंगे और उसी के अकॉर्डिंगली जो है जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो है आप अपने टॉपिक्स जो हैं वो तैयार करते जाएंगे और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो वैक्सीनेशन का काम है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, देखो आपको मैंने पहले भी कहा है कि क्लासरूम में पढ़ना और क्लासरूम में नोट्स लिखना वो एक अलग प्रोसेस होता है, वो बड़ा अच्छा प्रोसेस होता है। इंटरेक्शन होती है, आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर हम लोग आपको वहाँ देते हैं, वो उतना अवेलेबल नहीं हो रहा है, उतना पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरह से भी काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप लोग नोट्स को साथ साथ में ही रखा करें, साथ साथ में ही पढ़ें। और मैंने जो जिस मैनर में मैं आपको लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ वो भी आपके नोट्स के अकॉर्डिंगली ही है। टॉपिक्स में वो जो ले रहा हूँ वो नोट्स के अकॉर्डिंगली ले रहा हूँ, तो आपको उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। वैक्सीनेशन का टॉपिक जो हमारा है मैं यहाँ पढ़ाऊँगा आपको, आप उसको नोट से रीड करें। जहाँ दिक्कत होती है उसमें आपको कहा है कि उसका आप मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस जो हैं वो पुट कर सकते हैं। तो आज हम वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। वैक्सीन आप सब जानते हैं, वैक्सीन क्या होती है। ढेर सारी वैक्सीनें आजकल जो है वो भरी पड़ी हैं और अभी जो ये हमारी आज की मुसीबत प्रॉब्लम है कोरोना, उसकी वैक्सीनेशन जो है वो भी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आज आपको ये समझ आता है कि वैक्सीनेशन है क्या, वैक्सीनेशन किसको कहते हैं। देखो, इम्यूनिटी के जो 4 किस्में हैं, इम्यूनिटी जो आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा, पेसिव है, एक्टिव है। फिर पेसिव को हासिल करने के 2 तरीके हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। एक्टिव को भी हासिल करने के 2 तरीके हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। और उनमें आपको समझाया गया था कि पेसिव इम्यूनिटी से बढ़िया एक्टिव इम्यूनिटी है, क्योंकि उसमें इंसान खुद बीमारियों से लड़ना सीखता है। एक्टिव इम्यूनिटी को हासिल करने का जो बेस्ट तरीका है वो है आर्टिफिशियल तरीका, क्योंकि नेचुरल तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी हासिल करने में कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, वो बताया था आपको। तो वो जो एक्टिव इम्यूनिटी को हासिल करने का तरीका है, आर्टिफिशियल तरीका, उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। सो क्या पढ़ा था हमने पिछले टॉपिक में कि एक्वायरिंग इम्यूनिटी बाय एनी मीन्स, बाय एनी वे इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, बट acquiring active immunity and that by artificial means is called vaccination। तो वैक्सीनेशन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? acquiring active immunity by artificial means is called vaccination। उसको वैक्सीनेशन कहा गया। we can say कि वैक्सीनेशन is a type of immunization। हम वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन कह सकते हैं, बट सारी इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन से नहीं होती। वैक्सीनेशन इज अ टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये इम्यूनाइजेशन की एक टाइप है, किस्म है। अब ये हुआ कैसे, ये आया कैसे? देखो, ये सिंपल सी चीज़ है। आपको मैं बताऊं कि वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है कि जब किसी इंसान को किसी इन्फेक्शियस एजेंट से इम्यूनाइज करना हो, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है, जो उस बीमारी का कॉज है, उस इन्फेक्शियस एजेंट को हम लोग वीक करके, कमज़ोर करके, उसी इन्फेक्शियस एजेंट को वीक करके, कमज़ोर करके हम एक इंसान के शरीर के अंदर डाल देते हैं। अब क्योंकि वो वीक है, क्योंकि वो कमज़ोर है, इसीलिए वो इंसान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उसको ज़्यादा कुछ नुकसान कर नहीं पाएगा। हाँ, हल्का बुखार वगैरह आ सकता है, बट ज़्यादा वो कोई नुकसान कर नहीं पाएगा, बिकॉज हम उसको वीक करके बॉडी में डाल रहे हैं।
लेकिन इंसान का जो इम्यून सिस्टम होगा, उसकी जो थर्ड लाइन डिफेंस है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो आपने पढ़े हैं, उन्हें ये पूरा मौका मिल जाएगा कि वो इस इन्फेक्शस एजेंट से जूझें, उससे लड़ें, उसके खिलाफ अपने तरीके आजमाएं और उस पे काबू पाने की कोशिश करें। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, बट जिस दिन आपकी बॉडी के लिम्फोसाइट्स ने इन्फेक्शस एजेंट से लड़ना सीख लिया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी शुरू उन्होंने कर दी, तो उस इन्फेक्शस एजेंट को मार देंगे। और ये भी आप जानते हैं कि एक बार आपके लिम्फोसाइट किसी इन्फेक्शस एजेंट के खिलाफ रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वो उस मेमोरी को रिटेन करके रखते हैं। पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ पढ़ी गई। नतीजा इसका ये होगा कि फ्यूचर में ये इन्फेक्शस एजेंट अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी इंसान की बॉडी पे हमला करेगा, तो वहाँ जो ऑलरेडी मौजूद एंटीबॉडीज़ हैं बड़ी क्विकली से उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देके उसको ख़त्म कर देंगी और इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी बच्चे को क्लासरूम में कोई क्वेश्चन देते हैं, वो उस क्वेश्चन को गलत करता है। एक मैथ का क्वेश्चन हम किसी बच्चे को दें और वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई तरीका आजमाता है, कामयाब नहीं होता है, रब करता है, फिर दूसरे तरीके का इस्तेमाल करता है, फिर रब करता है, फिर तीसरे तरीके का इस्तेमाल करता है, और काफ़ी बार प्रैक्टिस करने के बाद वो उस क्वेश्चन को एक तरीका लगा के सॉल्व कर लेता है। अब जब वो उस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व कर लेगा, फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में जब वो क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में उसके सामने आएगा, तो वो फिर अलग अलग तरीके आजमाएगा नहीं, बल्कि डायरेक्टली उस तरीके का इस्तेमाल करेगा जिस तरीके में उसको पहले कामयाबी मिल चुकी है। तो वो सीधा वही मेथड लगाकर क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में ही सॉल्व कर लेगा, और हम कहेंगे कि इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, इसने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है। ऐसे ही वैक्सीनेशन भी है। आप इंसान के शरीर में एक वीक माइक्रोब डाल दें, एक माइक्रोब एक इन्फेक्शस एजेंट कमज़ोर करके इंसान के शरीर में डाल दें, ताकि वो इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इंसान का इम्यून सिस्टम, इंसान के लिम्फोसाइट उस इन्फेक्शस एजेंट के खिलाफ अपने तरीके आजमाएंगे, उस इन्फेक्शस एजेंट से लड़ेंगे, उससे जूझेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन वो उस तरीके को, जिस दिन वो उस इन्फेक्शस एजेंट को मारने में कामयाबी हासिल कर जाएंगे, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना सीख जाएंगे, इफेक्टर ग्रुप जैसे आपने पढ़ा है क्रिएट हो जाएगा, मेमोरी सेल बच जाएंगे, और फ्यूचर में आपकी बॉडी तो उस इन्फेक्शस एजेंट से लड़ना सीख चुकी होगी। अब वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो जिस बीमारी से, जिस इन्फेक्शस एजेंट से आपको इंसान को बचाना है, उसी इन्फेक्शस एजेंट को वीक करके बॉडी के अंदर उतार दिया जाए। इससे हम लोग जो है वैक्सीनेशन ले सकते हैं, और वो जो इन्फेक्शस एजेंट है जिसे वीक करके आप बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, उसे वैक्सीन कहा जाता है। बेसिक प्रिंसिपल वैक्सीनेशन का यही है। हालांकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशनें भी अब आएंगी। वैक्सीनें अलग अलग किस्म की हैं, तो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे। बट बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इन्फेक्शस एजेंट को वीक करके बॉडी में एज अ वैक्सीन डाल दो, जिससे आप उस बीमारी से लड़ने की ताकत जो है वो हासिल कर लेंगे। इसे वैक्सीनेशन कहते हैं। ये तरीका कहाँ से इन्वेंट हुआ, इसके बारे में भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, वैका वर्ड जो है, इस वैका वर्ड का मतलब है कौ, गाय। लैटिन में कौ को वैका कहते हैं, और उसी से ये टर्म जो है, वैक्सीनेशन टर्म जो है वो निकली है। वो कैसे? ये जो साइंटिस्ट था जिसका नाम एडवर्ड जेनर था, उसी ने ये टेक्निक जो है वैक्सीनेशन की इन्वेंट की है। अब उसके हाथ ये टेक्निक कैसे लगी? एडवर्ड जेनर को काम दिया गया था कि वो स्मॉल पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स की बीमारी, जो पॉक्स वायरस से होती है, स्मॉल पॉक्स की बीमारी का वो इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ये क्यों हुई, कैसे हुई, इसको कैसे ट्रीट करें।
जेनर ने क्या किया, उसने एक स्टैटिकल एनालिसिस किया, एक डाटा उसने कलेक्ट किया। उसने देखा कि दुनिया भर में उस स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी से जो लोग इन्फेक्ट हुए थे, जो लोग मरे थे, उनकी उसने एक लिस्ट जो है वो तैयार की। उसमें उनके नाम, उनकी एज, उनका प्लेस कि वो कहाँ रहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं, इस तरह से उसने पूरा डाटा जो है उसका कलेक्ट किया। उसने देखा कि स्मॉल पॉक्स से मरने वाले लोगों में हर एज ग्रुप के लोग थे। ये किसी खास एज ग्रुप पे नहीं होता था, सबके साथ होता था, सबको ये इन्फेक्शन जो है वो अपनी गिरफ्त में लेता था। उसने ये भी देखा कि दुनिया के हर कोने में स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्टेड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी खास कोने में, सब जगह, हर जगह पर था। बट जब वो ऑक्यूपेशन देखने लगा, जब वो काम देखने लगा उन इन्फेक्टेड लोगों के, तो उसको उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ कि स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड लोगों में हर एक ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन उनमें कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मिल्क मेड या मिल्क मैन हो। गायों को पालने वाले जो लोग होते हैं, मिल्क मेड या मिल्क मैन, जो गायों के साथ काम करते हैं, वो इस में बहुत कम थे, इस लिस्ट में। तो जेनर के दिमाग में ये बात आई कि आखिर गायों के साथ काम करने वाले लोग जो हैं, काउपॉक्स, जो मिल्क मेड और मिल्क मैन जो हैं, आखिर उनमें ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी इतनी कम क्यों है? उनमें ऐसा क्या है? और फिर एडवर्ड जेनर की स्टडी का रुख जो है वो डेयरी फार्म्स की तरफ चला गया, गाय पालने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ चला गया कि उनमें ऐसा क्या है कि वो स्मॉल पॉक्स से बचे रहते हैं। जेनर ने जब फर्दर अपनी स्टडी की तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने एक चीज नोटिस की कि वो जो गायें हैं, उन गायों में स्मॉल पॉक्स का जो कॉज है, पॉक्स वायरस, उसी की एक स्ट्रेन जिसे हम लोग काउपॉक्स कहते हैं, काउपॉक्स वायरस कहते हैं, वो उन गायों को इन्फेक्ट करता था। तो इस पॉक्स वायरस की दो स्ट्रेन्स हैं, एक वो जो इंसानों में स्मॉल पॉक्स कॉज कर रहा है, दूसरा वो जो गायों में काउपॉक्स वायरस काउपॉक्स कॉज कर रहा है, काउपॉक्स डिजीज कॉज कर रहा है। अब काउपॉक्स का वायरस जो है, अगर वो इंसानों में चला जाए तो इंसानों में ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता है, कमज़ोर हो जाता है, वो इंसानों को नुकसान नहीं कर पाता है। लेकिन काउपॉक्स का वायरस अगर इंसानों में आ जाए, क्योंकि वो इंसानों में एक्टिव नहीं रहेगा, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, मगर इंसानों का इम्यून सिस्टम उस काउपॉक्स वायरस के खिलाफ रिस्पॉन्स देगा, उसे मारना सीखेगा। अब ये एक अच्छी बात है कि काउपॉक्स वायरस के खिलाफ अगर इंसान का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे, तो वो एंटीबॉडीज जो हैं वो स्मॉल पॉक्स वायरस के खिलाफ भी काम करती हैं। बस यहां से पता चला जेनर को कि ये ग्वाले जो थे, ये दूध निकालने वाले जो लोग थे, ये गायों के साथ जब काम करते थे तो गायों में से काउपॉक्स के वायरस उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं। अब क्योंकि वो काउपॉक्स का वायरस है, उन लोगों को, इंसानों को बीमार नहीं कर पाएगा, बट उनके इम्यून सिस्टम्स उस काउपॉक्स के वायरस के खिलाफ रिस्पॉन्स देके उससे लड़ना सीख लेते थे, और इस तरह से वो पॉक्स वायरस से इम्यूनाइज हो जाते थे। फ्यूचर में उनकी बॉडी के अंदर अगर स्मॉल पॉक्स भी चला जाता था तो वो इम्यूनिटी उनको उससे भी बचाती थी। काउपॉक्स वायरस
के खिलाफ वो जो इम्यूनिटी हासिल कर लेते थे, वही इम्यूनिटी उन्हें फ्यूचर में स्मॉल पॉक्स से भी बचाती थी। जेनर को इस तरह से वैक्सीनेशन का कंसेप्ट मिला, और क्योंकि इसमें इन ग्वालों को, इन मिल्क मेड और मिल्क मैन को स्मॉल पॉक्स से जो इम्यूनिटी मिल रही थी वो गायों में से उनके अंदर आने वाले काउपॉक्स वायरस की वजह से मिल रही थी, इसलिए उसने इस टेक्निक का नाम वैक्सीनेशन रख दिया, क्योंकि वैका का मतलब काउ होता है। अब जेनर ने इस चीज को लोगों को ऐसे समझाया कि हर एक इन्फेक्शियस एजेंट का कुदरती नेचुरल फॉर्म में वीक फॉर्म तो नहीं होगा, कुदरती फॉर्म हर एक वायरस का अब एक वीक फॉर्म नेचर में अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जेनर ने वही माइक्रोब जिससे बीमारी होती है उसी को वीक करके वैक्सीन के तौर पे बॉडी में डालने का जो है वो प्रिंसिपल निकाला और वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की। बाद में कुछ और साइंटिस्ट भी, जैसे पास्चर, जिसे हम लोग बार पढ़ते हैं, पास्चर, उस पास्चर ने इन्फेक्शियस एजेंट्स को वीक करके बॉडी में डालने का तरीका जो था वो निकाला। पास्चर ने ये बताया कि माइक्रोब को वीक कैसे किया जाए, इन्फेक्शियस एजेंट को कमज़ोर करके एज अ वैक्सीन फिर यूज़ कैसे किया जाए। तो पास्चर ने माइक्रोब्स को पानी में उबाल के गर्म करके उन्हें वीक करने का तरीका जो था वो निकाला, और पास्चर ने खुद रेबीज की वैक्सीन जो है वो तैयार की। तो जेनर ने जो प्रिंसिपल दिया वैक्सीनेशन का, उसने फिर वैक्सीन्स के फील्ड में कंपटीशन शुरू कर दी। दुनिया भर के साइंटिस्ट जो थे वो माइक्रोब्स को, इन्फेक्शियस एजेंट्स को वीक करके, कमज़ोर करके एज अ वैक्सीन इंसानों की बॉडी में डालने लगे, और इस तरह से वैक्सीनेशन जो थी उसकी फाउंडेशन पड़ गई। अब हर एक डिजीज में माइक्रोब को वीक करके एज अ वैक्सीन के तौर पे यूज़ करना ये पॉसिबल नहीं है। इसमें सारी चीज़ें काम नहीं करती, अदरवाइज कई बच्चे अब क्वेश्चन रेज करेंगे। अगर ये क्लासरूम होता तो मुझे पता है आप लोग क्वेश्चन करते फिलहाल कि कोरोना के माइक्रोब को वीक करके एज अ वैक्सीन क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर देखो, ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसके अलावा अब आपको आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी कई तरह की चीज़ें बताएंगे, और वैक्सीन्स की जो बाकी किस्में हैं उन्हें भी समझाएंगे, बट बेसिक प्रिंसिपल वैक्सीनेशन का ये है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी वैक्सीनेशन के प्रोसेस को, वैक्सीनेशन के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, वैक्सीनेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या एक जैसी चीज़ है या इनमें कोई डिफरेंस है। नंबर 3, वैक्सीनेशन कैसे दी जाती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वैक्सीनेशन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है, और उसने वैक्सीनेशन का जो टेक्निक था वो किस तरह से वो उस टेक्निक तक पहुंचा। ये हमारा आज का टॉपिक है।